वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजू हब। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अगर हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं और ये भी जानते हैं कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। भौतिक प्रदेश नाम से पता लग रहा है, भौतिक, जहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, तालाब, नदियाँ ये हमें देखने को मिले, हम उस आवरण को कहते हैं भौतिक आवरण। अब भौतिक प्रदेश हम किसे कहेंगे? तो ऐसा प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जहां समान भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, समान भू आकार विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक भौतिक प्रदेश कहते हैं, एक भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक बात है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में हमारे राजस्थान के लिए, तो हम सबसे पहले राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्पन्न कैसे हुए हैं, यानी वो किस किस का पार्ट हैं। ठीक है, देखो पहले हम बनाते हैं हमारे राजस्थान को और उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के जो भू आकार हैं वो कौन कौन से हैं। मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान में यदि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के भौतिक क्षेत्रों के बारे में, तो ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र आपको नज़र आता है, यहाँ पे दो क्षेत्र हमने बना लिए। ये जो एरिया नज़र आता है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई हमारी। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ, और ये है हमारा एक भू आकार जिसको हम नाम देते हैं अरावली। तो इस रेड क्लिफ से लेके अरावली तक, इस रेड क्लिफ से लेकर अरावली तक का ये जो पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश को हम कहेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। अब इस थार मरुस्थल का जो वास्तविक नाम है वो मैं बताता हूं। इस थार मरुस्थल को वास्तव में बोलते हैं दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, DESERT, है ना। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसका वास्तविक नाम क्या है? दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसका वास्तविक नाम है। फिर इसे थार क्यों कहा जाता है? तो थार कहने की वजह है यहां कभी निवास करने वाली थारू जनजाति के कारण, यहाँ कभी निवास करने वाली थारू जनजाति के कारण ये थार कहलाता है। अभी ये थारू यहाँ नहीं रहते हैं। राजस्थान के परिचय में हमने पढ़ा कि जब राजपूत शासकों का यहाँ उदय हुआ या राजपूत शासक यहाँ पे जब पधारे, तब थारुओं को उन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया और उन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की। ठीक है, लेकिन कभी यहाँ थारू जनजाति रहती थी, उसी के नाम पर ये थार का नाम पड़ा है। तो अब थार का जो मरुस्थल है इसका डिवाइडेशन हम यहीं पे कर देते हैं कि ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का करीब 61.11% रखता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% रखता है। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो करीब राजस्थान की 39 से 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ठीक है, 39 से 40% जनसंख्या राजस्थान की यहाँ निवास करती है। और 40% 2001 की जनगणना की बात करते हैं तो 40, और 2011 की बात करते हैं तो 39 से 40 लिखा मिलता है बुक्स में। तो जनसंख्या की दृष्टि से इसे माना जाता है सबसे बड़ा भू आकार, यानी क्षेत्रफल में तो है ही है ये, साथ में जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा भू आकार है और क्षेत्रफल में भी ये सबसे बड़ा भू आकार है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम अरावली पे कि अरावली हमारे राजस्थान में लगभग कितना भू आकार को कवर करके रखती है। तो अरावली करीब 9% या 9.3% का जो एरिया है वो हमारे राजस्थान में कवर करके रखती है और लगभग इतनी ही जनसंख्या यहाँ पे इस क्षेत्र में निवास भी करती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के अन्य भू आकार पर। तो ये वाला जो भू आकार है ये कहलाता है राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार। राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार कहलाता है। ये जो भू आकार है ये राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार कहलाता है और इस दक्षिण पूर्व पठार का जो रेशियो है हमारे राजस्थान के संदर्भ में वो है 6.86% के लगभग, यानी 6.86% जो एरिया है वो कवर करता है दक्षिण पूर्व पठार। अब ये जो शेष भू आकार बच जाता है इसे हम कहते हैं पूर्वी मैदान। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। अब पूर्वी मैदान जो है वो हमारे राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है उसका करीब 23.3% अथवा 23% के आसपास रखता है और यहाँ पे प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 39% निवास करता है। तो अब इसको देखो कि यहाँ पे 61% एरिया, 40% जनसंख्या, 23% एरिया, लगभग 39% जनसंख्या। तो यहाँ पे एक बात तो ये सिंपल कॉमन आ जाती है कि ये वाला जो प्रदेश है जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्व मैदान, ये जन घनत्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा भू आकार है। जन घनत्व की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा भू आकार है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। तो चलो ये बात हो गई है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के परिचय पर। अब हम क्या करेंगे कि ये राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे कि ये इसकी उत्पत्ति वास्तव में कहाँ से हुई, कि कौन सा भू आकार किससे बना है। तो पहले यहाँ पे मेंशन तो कर देता हूं मैं और उसके बाद हम जानेंगे कि वो क्या हैं। तो ये जो थारका मरुस्थल है ये थारका मरुस्थल अवशेष है टेथिस सागर का। थारका मरुस्थल अवशेष है टेथिस सागर का। ठीक है। अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली अवशेष है गोंडवाना लैंड का। अरावली अवशेष है गोंडवाना लैंड का। पूर्वी मैदान का उत्तर पूर्वी भाग, ये वाला पूर्वी मैदान का उत्तर पूर्वी जो भाग है ये अवशेष है टेथिस सागर का। और ये जो शेष भाग है, ये जो और बाकी नजर आ रहा है, यह है अरावली और ये जो दक्षिण पूर्व पठार है उसी का भाग है जिसका निर्माण हुआ है यहाँ से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपर्दन और जमाव से। यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें अरावली से निकलने वाली जैसे बनास है, ठीक है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में विंध्याचल से निकलने वाली चंबल और माही, और फिर कुछ अरावली से निकलने वाली बाणगंगा वगैरह जो नदियां हैं उनसे इस मैदान की रचना हुई है। तो ये जो मैदान है ये भी अवशेष है गोंडवाना लैंड का। तो अब ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो हमारा थारका मरुस्थल है ये अवशेष है टेथिस सागर का। थारका मरुस्थल अवशेष है टेथिस सागर का। ठीक है। अरावली अवशेष है गोंडवाना लैंड का और हमारा जो पूर्वी मैदान का उत्तर पूर्वी भाग है वो अवशेष है टेथिस सागर का और शेष पूर्वी मैदान अवशेष है हमारे गोंडवाना लैंड का और दक्षिण पूर्व पठार भी अवशेष है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का। ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए, एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए हमें कि हमारा जो ये जो भू आकार है, प्राचीन भू आकार है टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड, ये वास्तव में क्या हैं। तो हम चलते हैं इनको डायग्राम में देखते हैं, बनाते हैं और फिर जान जाएंगे हम कि ये वास्तव में क्या हैं।
देखो, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी पर कुछ भूआकार थे, हमारी पृथ्वी पर कुछ भूआकार थे। कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व की। 35 करोड़ वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो काल था, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, वो काल कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस काल की हम बात कर रहे हैं। अब हमारा जो कार्बोनीफेरस काल है, इस कार्बोनीफेरस काल में जो स्थलखंड या जो महाद्वीप जो आज हमें अलग अलग नजर आते हैं, वो आपस में जुड़े थे। उनकी जो रचना थी वो लगभग ऐसी थी। मैं एक बार बनाता हूं, मैं इंडिकेट करते हुए बनाऊंगा जिससे हम आसानी से समझ पाएं कि कौन सा भू आकार कहाँ था। ऐसा सा एक भू आकार हुआ करता था। इस भू आकार के कुछ पोर्शन थे। इस भू आकार के जो पोर्शन हैं उनकी हम बात करते हैं। ये जो भू आकार है यहाँ उत्तरी वाला, इस उत्तर वाले भू आकार को हम कहते थे लोरेशिया, ठीक है। या इसमें लोरेशिया में कौन शामिल है? इसमें शामिल है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। लेकिन अगर यूरोप और एशिया को ही मिलाना हो तो हम इसे कहते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, क्या हम कहते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। तो यूरोप और एशिया को हम अंगारा लैंड कहते हैं, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया को हम लोरेशिया कहते हैं। ये जो दक्षिण वाला पोर्शन है जो आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिण वाला पोर्शन, इस दक्षिण वाले पोर्शन में यहाँ पर तो है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये है हमारा भारत, यहाँ पे ओशिनिया और ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ओशिनिया और अंटार्कटिका, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इतना इतना, ठीक है। इस दक्षिण वाले पूरे पोर्शन को कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इस पूरी पृथ्वी के आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो भाग महाद्वीप आज हमें अलग अलग नजर आते हैं, ये सभी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे। और ये आपस में जुड़े हुए जो महाद्वीप हैं, ये मिलकर क्या कहलाते थे? पेंजिया। ये जो रेड आप देख रहे हैं, ये पूरा मिलकर क्या कहलाता था? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर आप ये जो अर्थ देख रहे हैं जो कि ब्लू कलर से है, इसको चारों ओर एक सागर का अस्तित्व है। इस सागर का नाम पैंथालासा, पैंथालासा और पेंजिया, पैंथालासा और पेंजिया। तो हमें पैंथालासा पता चला और हमें पेंजिया पता चला, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बोनिफरस के बाद आता है पर्मियन काल, और पर्मियन काल में इसका विभाजन हो जाता है। पर्मियन काल में इसका विभाजन हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों के विभाजन से, यहाँ पे थोड़ा सा विभाजन हम करते हैं, इन दोनों के विभाजन से इतना इतना तो जोन है, ठीक है। इतना इतना जो जोन पूरा गायब हो गया यार, चलो मैं बना देता हूँ। यो मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से ये जॉइंट रहेगा। इतना इतना जो जोन है, यहाँ पे टेथिस सागर का अस्तित्व आया, टेथिस सागर का अस्तित्व आया यहाँ पे। कब? कार्बोनिफरस पर्मियन काल के एंड में, जब पेंजिया का विभाजन हो गया भूगर्भिक हलचलों से, तो टेथिस सागर का जन्म हुआ।
और ये जो स्थल खंड हैं ये स्थल खंड उत्तर की ओर सरकने लगे। हमारा भारत भूमध्य रेखा की ओर सरका और टेथी सागर को पार करते हुए इस अंगारा लैंड से टकरा गया था। ठीक है, तो इस टेथी सागर के वलन से जब भाई ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ पे देखो मान लो ये टेथी सागर है, इधर से अंगारा लैंड सरक रहा है, इधर से इंडियन प्लेट सरक रही है, तो टेथी सागर धीमे धीमे भिजता गया, संकुचित होता गया और एक समय ऐसा आया कि टेथी सागर का पूर्ण वलन हो गया और ये जो भाग है ये बाहर निकल गया और इसका जो मलबा था वो भिजकर बाहर निकल गया। तो इसके वलन से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई और जहाँ पे वलन नहीं हुआ वहाँ पे मैदान बने रह गए। तो इस मैदानों से मरुस्थल की भी रचना हुई और इनमें से कुछ मैदान आज उपजाऊ भी हैं। तो ये जो टेथी सागर है, इस टेथी सागर से तो बना कौन, टेथी सागर से तो बना हमारा ये जो थार का मरुस्थल है वो, ठीक है, और हमारी जो अरावली है वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे कहीं पूछे आपको कि राजस्थान में प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड के अवशेषों के रूप में कौन मौजूद है, तो राजस्थान में प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड के अवशेषों के रूप में अरावली और दक्षिण पूर्व का पठार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश हैं इसके परिचय को जाना है, भौतिक प्रदेशों के प्रकार जो विशेष हैं उनको हमने जान लिया है और साथ ही हमने ये जाना कि कौन सा भू आकार कैसे बना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जानेंगे कि अलग अलग भू आकार के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है, ध्यान से देखना। थार मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमने जान लिया कि इस थार मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब ये हम जानेंगे कि थार का मरुस्थल जो विस्तृत है वो कितने देशों में है और राजस्थान के कितने जिलों में है और उसका फिर क्या विशेष विभाजन है। ये मान लीजिए हमारा भारत है, इधर से थोड़ा सा स्लिम हो गया है ना, यूं ये। अब यहाँ हमारा राजस्थान है। जो थार का मरुस्थल है वो विस्तृत है। देखो राज्य बताता हूं, पहले भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दो देशों में, इधर तो पड़ोसी पाकिस्तान और इधर अपना भारत। ठीक है, तो दो देशों में है। संपूर्ण थार का करीब 85% तक जो भूभाग है वो भारत में है संपूर्ण थार का, और करीब 15% जो भाग है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है भारत में, तो भारत में आप देख पा रहे हैं कि भारत में ये जो थार का मरुस्थल है गुजरात में भी है, राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखो कि राजस्थान में, तो राजस्थान में जो हमारे भारत में स्थित जो थार का मरुस्थल है, हमारे राजस्थान में भारत में स्थित जो थार का मरुस्थल है उस थार का करीब 62% अपने यहीं पर है। 62% तक हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितना, तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके करीब 61.11% पर, राजस्थान का 61.11% जो भाग है कुल क्षेत्रफल का, उस पर थार का मरुस्थल विस्तृत है। ठीक बात है। अब राजस्थान के कितने जिलों और कितने संभागों में है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अब राजस्थान के मैप की आवश्यकता होने वाली है। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो उसका विस्तार है रेडक्लिफ से 50 सेंटीमीटर, रेडक्लिफ से 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वहां तक। ठीक है, 50 सेमी समवर्षा रेखा तक, रेडक्लिफ से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक हमारे थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब हमारा जो थार का मरुस्थल है कहाँ से हो गया, रेडक्लिफ से 50 सेंटीमीटर तक। अब इसमें कुछ जिले आते हैं, उन जिलों की हम बात करते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। इनमें आता है गंगानगर, थार के मरुस्थल में गंगानगर, इधर आता है हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। इसके अलावा फिर इधर नागौर, पाली,
फल ही हो गया है तो, है ना। नागौर पाली, ठीक है। इधर फिर जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पे ये हमारा जो मरुस्थल है वो विस्तृत है। हम जिलों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारा जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने जिलों में है? हमारा मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग वो मरुस्थल को कितने जिलों में मानता है? वो मरुस्थल को मानता है 12 जिलों में, ठीक है। अब ऐसा है कि राजस्थान जो सरकार है वो सिरोही को भी मरुस्थलीय दर्जे के जिले के रूप में स्थापित करने के लिए आमादा है, बट राष्ट्रीय कृषि आयोग सिरोही को मरुस्थलीय जिले का दर्जा नहीं देता है। तो राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है और संपूर्ण क्षेत्रफल का वो करीब कितना प्रतिशत रखता है? 61.11% रखता है। अब यहाँ पे दो चीजें हम बात करते हैं, एक तो होती है इसरो की मृदा एटलस। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं मृदा एटलस, मृदा एटलस। तो इसरो के मृदा एटलस के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान के करीब 67% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। इसी तरह जून 2008 में हमारे मरुस्थल के ऊपर कार्टोसैट सैटेलाइट, मरुस्थल पर कार्टोसैट सैटेलाइट के माध्यम से, कार्टोसैट सैटेलाइट के माध्यम से क्या हुआ था? एक सर्वे हुआ था मरुस्थल के ऊपर। अब इस कार्टोसैट सैटेलाइट का जो सर्वे था, इस सर्वे के अकॉर्डिंग भी हमारे राजस्थान के 67% भाग पर मरुस्थल है। अब यहाँ पे आप उलझन में नहीं आए तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्या है, सुनिए ध्यान से। वास्तव में क्या है, अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में थार का मरुस्थल विस्तृत है तो ऐसे बताना है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल विस्तृत है 61.11% पर, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि हमारा जो थार का मरुस्थल है इसरो द्वारा जारी मृदा एटलस के अकॉर्डिंग, रेफरेंस देना अगर इसरो का या फिर कार्टोसैट सैटेलाइट का, तब तो बताना 67% पर, अन्यथा बताना है कि 61.11% भाग पर ही क्या विस्तृत है, हमारा थार का मरुस्थल विस्तृत है। 61.11% भाग पर क्या विस्तृत है? हमारा थार का मरुस्थल विस्तृत है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार की। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान में मरुस्थल कौन कौन से प्रकार का है, यानी मरुस्थल कितने प्रकार का है हमारे राजस्थान में, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में जो मरुस्थल है, या यूं कहूं कि पहले मरुस्थल को हम विभाजित कर दें, मरुस्थल को हम विभाजित करें प्रकृति के आधार पर, मरुस्थल की प्रकृति के आधार पर हम विभाजित करते हैं तो हमारा जो मरुस्थल है वो तो उष्ण है, आप जानते हैं, लेकिन मरुस्थल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक मरुस्थल होता है उष्ण और एक मरुस्थल होता है शीत, ठीक है। एक को उष्ण मरुस्थल कहते हैं और एक को शीत मरुस्थल कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थल की, यदि हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थल की, तो उष्ण मरुस्थल हम किसे कहेंगे? वैसे कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन एक विद्वान है, विद्वान का नाम है कोपेन, ये जर्मन जलवायुवेत्ता है। कोपेन उष्ण मरुस्थल के लिए कहता है कि जहां पे तापमान सदैव 18 डिग्री से ऊपर हो, सदैव 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप अधिक,
18 डिग्री से ताप अधिक हो तो हम उसको उष्ण मरुस्थल कहते हैं, और कोपेन उसके लिए यूज करता है BWH। और जहाँ पे शीत मरुस्थल होते हैं वहाँ पे तापमान सदैव 18 डिग्री से कम रहता है, और कोपेन उसके लिए यूज करता है BWK। तो मैं बताऊं आपको कि हमारा जो मरुस्थल है वो क्या है, उष्ण मरुस्थल है। हमारे राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में मरुस्थल के बाद की। तो हमारा जो मरुस्थल है, हमारा मरुस्थल हमारे राजस्थान में कई प्रकार से विस्तृत है। मरुस्थल के प्रकारों को हम जानते हैं हमारे राजस्थान में कि कौन कौन से मरुस्थल के प्रकार हैं। तो मरुस्थल के प्रकारों में हम सबसे पहले लेते हैं उनके निर्माण के आधार पर। राजस्थान में मरुस्थल निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर जो मरुस्थल हैं उनमें कौन कौन आते हैं। उनमें एक मरुस्थल आता है हमारे राजस्थान में हमादा, हमाद। एक मरुस्थल आता है हमारे राजस्थान में जिसको हम कहते हैं इर्ग। एक मरुस्थल होता है हमारे राजस्थान में जिसको हम कहते हैं रैग, रैग, इर्ग और हमादा, 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 इर्ग और रैग, ये हमारे पास तीन प्रकार के मरुस्थल होते हैं। और ये तीन प्रकार के मरुस्थल होते हैं रचना के आधार पर या निर्माण के आधार पर। और एक खास बताऊं कि एक खास बात ये है कि ये तीनों ही प्रकार के मरुस्थल हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। हमादा क्या होता है, हमादा होता है चट्टानी मरुस्थल, हमादा होता है चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। हमादा क्या होता है, चट्टानी मरुस्थल होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हमादा हो गया चट्टानी मरुस्थल। ओके, अब चट्टानी मरुस्थल क्या होता है कि यहाँ पूरी तरह से खुली नग्न चट्टानें होती हैं और यहाँ पे वनस्पति तक का भी नामो निशान नहीं होता है। इस प्रकार का जो हमादा मरुस्थल है जिसको हम चट्टानी मरुस्थल कहते हैं, हमारे राजस्थान में मिलता है मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य हमें ये हमादा देखने को मिलता है। इसके बाद बात आती है इर्ग की। तो इर्ग होता है रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। इर्ग होता है रेतीला मरुस्थल, और इर्ग का मतलब ये है कि ये जो रेतीला मरुस्थल है इर्ग, ये मतलब इतनी रेत होती है कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ रेत ही नजर आएगी, इतनी रेत होती है। और इसी को हम इर्ग या अर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे इर्ग की जगह अर्ग भी लिखा मिल जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना है, अर्ग। तो अब इर्ग या अर्ग जो रेतीला मरुस्थल है, अब इर्ग का विस्तार राजस्थान में कहाँ है, तो इर्ग है रेडक्लिफ के सहारे सहारे, रेडक्लिफ के सहारे सहारे। उसके बाद बात आती है रैग की। तो रैग होता है कंकड़ीला, कंकड़ीला या पथरीला। देखो, पथरीले और चट्टानी में अंतर है। चट्टान में होगा सिर्फ चट्टानें होंगी, पथरीले में क्या होता है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो पथरीला बनाते हैं मरुस्थल को, कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो ये कंकड़ पत्थर वाला जो मरुस्थल है वो रैग कहलाता है, और हमारे राजस्थान में जैसलमेर में मिलता है लोद्रवा से रामगढ़ तक। कहाँ, लोद्रवा से रामगढ़ तक हमें मिलता है, लोद्रवा से रामगढ़ तक हमें ये मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रामगढ़ तक, ठीक है, लोद्रवा से रामगढ़ तक ये हमें मिलता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये तीन प्रकार के मरुस्थल हैं और तीनों ही हमारे राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, हमादा मोहनगढ़ से पोखरण तक, हमादा होता है चट्टानी मरुस्थल। इर्ग या अर्ग ये रेतीला मरुस्थल होता है, रेडक्लिफ के सहारे सहारे मिलता है। रैग की अगर हम बात करते हैं तो रैग पथरीला कंकड़ीला होता है, ये लोद्रवा से रामगढ़ तक मिलता है, लोद्रवा से रामगढ़ तक मिलता है। ठीक बात है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है हमारे राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार। अब मरुस्थल का एक प्रकार और होता है, वो होता है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप
की उपस्थिति, बालू का स्तूप की उपस्थिति के आधार पर, बालू का स्तूप की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। अब बालू का स्तूप की उपस्थिति के आधार पर बालू का स्तूप दो प्रकार के होंगे। एक ऐसा हो सकता है कि जहां पे बालू का स्तूप होगा, और एक ऐसा होगा ना जहां पे बालू का स्तूप नहीं होगा, ठीक है। तो हम दो भाग ये करेंगे कि एक तो होता है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त, और एक होता है बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त। ये हो गए। अब बात करते हैं अगर बालू का स्तूप युक्त की, तो बालू का स्तूप जो युक्त है वो कुल जो मरुस्थल है हमारा करीब 58.5% जो भूभाग है वो बालू का स्तूप युक्त में आता है, और करीब 41.5% जो भूभाग है संपूर्ण मरुस्थल का वो आता है बालू का स्तूप मुक्त में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ओके। तो 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप कहाँ नहीं होते हैं, थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप कहाँ नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कहाँ नहीं है, तो इसमें देखो मैं एरिया आपको बता देता हूँ। मोस्टली ये जो एरिया है वो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में है। तो इसमें एक बड़ा तो एरिया आता है पोखरण से फलोदी तक, पोखरण से फलोदी तक। एक तो ये ऐसा एरिया है जहां पे बालू का स्तूप नहीं है, ठीक है। और एक आता है हमारे हमाद क्षेत्र में जहां चट्टानी मरुस्थल है, मोहनगढ़ से पोखरण वाला एरिया, यानी कि हमादा जो क्षेत्र है या हमाद जो क्षेत्र है यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। एक जो एरिया है जिसकी हम बात करते हैं वो होता है जैसलमेर का अक्कल गांव। अक्कल ग्राम में जो जीवाश्म उद्यान है ना, जीवाश्म उद्यान यहाँ पे भी बालू का स्तूप नहीं है। और एक आता है बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश, बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश। बाड़मेर का जो चट्टानी प्रदेश है वो क्या है, ऐसा प्रदेश है जहां पे बालू का स्तूप नहीं होते हैं। अब ये एरिया जो है बस यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, बाकी संपूर्ण मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब हमारे राजस्थान में बालू का स्तूप कौन से प्रकार के मिलते हैं ये बात करेंगे, और इसके बाद हम कर देंगे हमारे थार मरुस्थल का विभाजन, ठीक है। तो बालू का स्तूपों के प्रकारों पर हम चलते हैं कि कौन से प्रकार के बालू का स्तूप हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। देखो बालू का स्तूपों को हम सामान्यतः डिवाइड करते हैं, बालू का स्तूप को हम डिवाइड करते हैं सामान्यतः 3 भागों में। इनमें से एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ, और एक होता है पैराबोलिक। तो 3 प्रकार के होते सामान्यतः, बाकी फिर इन्हीं में से ये जो 2 हैं इन्हीं में से कई अन्य प्रकारों की रचना हो जाती है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पैराबोलिक से। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होता है इसका आकार होता है हेयर बैंड के जैसा, या कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये हेयर पिन के जैसा होता है। होता कैसा है, ऐसा। इस प्रकार का जो बालू का स्तूप होता है, इस प्रकार के बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं, या हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में ये कहलाता है परवलयिक। परवलयिक कहलाता है, परवलयिक या पैराबोलिक,
ठीक है, तो ये पैराबोलिक कहलाता है या परवलयिक कहलाता है, आकार होता है इसके हेयर बैंड का जैसा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पैराबोलिक हमारे संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का होता है, इस अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की जो स्थिति होती है वो पवन की दिशा के समकोण पर होती है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं पवन की दिशा के समकोण पर होते हैं, और अनुप्रस्थ हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों की। तो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं ये क्या होते हैं, पवन की दिशा के समांतर निर्मित होते हैं। पवन की दिशा के समांतर कई किलोमीटर लंबी श्रृंखला में निर्मित होते हैं, और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, इस प्रकार के बालू का स्तूपों को हम क्या नाम देते हैं, अनुदैर्ध्य। इसमें पवन की दिशा ये होती है, तो पवन की दिशा के समांतर ही होते हैं, और ये अनुदैर्ध्य हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं बीकानेर में। ठीक है, और सॉरी अनुप्रस्थ हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे हमारे जोधपुर में। अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, जोधपुर में। ठीक है, ये ध्यान, अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा बीकानेर, उल्टा बोल रहा हूँ यार, सॉरी। अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे बीकानेर में, और अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं जैसलमेर और बीकानेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा जैसलमेर और बीकानेर में, अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं बीकानेर में, और पैराबोलिक हमें संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनके अतिरिक्त भी कुछ और प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अन्य जो प्रकार के बालू का स्तूप हैं उनमें एक आता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप अन्य जो प्रकार का बालू का स्तूप होता है उसमें कौन होता है, तारा प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अन्य जो बालू का स्तूप है, तारा कौन सा जाएगा इसमें, तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप की रचना, तो मैं पहले डायग्राम तो बता दूं कि कैसे दिखता है। ये बालू का स्तूप इस प्रकार से दिखते हैं। इसमें क्या होता है, बालू का स्तूपों में एक से अधिक भुजाएं बन जाती हैं, एक से अधिक भुजाएं होती हैं। इनका निर्माण होता है विभिन्न दिशाओं से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो इनका निर्माण होता है विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न दिशाओं से पवनों द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के जमाव से, पवनों द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के जमाव से इस प्रकार के बालू का स्तूपों की रचना होती है। पवनों द्वारा उड़ाकर लाए गए रेत के जमाव से, कौन सी, विभिन्न दिशाओं से, इधर से भी, इधर से, और इस वजह से ये विभिन्न भुजाओं वाले, कई भुजाओं वाले बालू का स्तूप हो जाते हैं। और इनका निर्माण एक तो हमें मिलता है मोस्टली सूरतगढ़ के निकट। सूरतगढ़ गंगानगर में होता है, तो सूरतगढ़ के निकट हमें ये देखने को मिलता है, सूरतगढ़ के निकट। ठीक है, अरे यार क्या, सूरतगढ़ के निकट, और हमें कहीं कहीं ये हमाद के निकट भी देखने को मिलते हैं। हमाद के निकट, हमाद हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया तारा प्रतिरूप। एक बालू का स्तूप होता है बरखान और एक होता है सीफ। ये बरखान होते हैं इस प्रकार के बरखान। ये बरखान में ये जो दो नजर आते हैं ना आपको, ये दो भुजाएं, इनको दो सींग कहते हैं, दो सींग, या कहते हैं दो श्रृंग। तो दो सींग वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जिसमें पवनों की दिशा एक तो होती है यूं और एक होती है ऐसे।
तो ये 2 सींग वाले जो अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, इनको बरखान या बरछान कहते हैं। ये हमारे राजस्थान में क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील, सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो ये हमारे राजस्थान में विशेषकर शेखावटी में मिलते हैं। शेखावटी में ये भालेरी एक आता है स्थान, चूरू में, यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये गंगानगर में, सूरतगढ़ में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओसियाँ जोधपुर में होता है, वहाँ देशनोक बीकानेर में, जैसलमेर में भी इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। ये होते हैं 2 सींग वाले। एक होता है इस प्रकार का बालू का स्तूप, एक सींग वाला। एक सींग वाला जो बालू का स्तूप होता है, ऐसा एक सींग वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, इस प्रकार के बालू का स्तूपों को सीफ कहते हैं। सीफ कहते हैं। सीफ में क्या होता है कि एक सींग होता है और एक सींग पवन अपर्दन से कट जाता है, यहाँ से ये हट जाता है और यहाँ पे तीक्ष्ण ढाल, खड़ा ढाल बन जाता है, और इसलिए इस सीफ को एक और नाम देते हैं रेत कटक। रेत कटक का नाम भी देते हैं। रेत कटक, कटक का मतलब होता है खड़ा ढाल, खड़े ढाल वाला बालू का स्तूप होता है। और इसके सींग क्या है? एक सींग। एक सींग, एक सींग वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। एक सींग वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो होता है वो सीफ कहलाता है, और सीफ हमें ये रेडक्लिफ के सहारे देखने को मिल जाते हैं। रेडक्लिफ के सहारे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य हैं। अन्य में आते हैं एक अवरोधक बालू का स्तूप, और एक हम देखने को मिलता है श्रब कापीस। श्रब कापीस, इस श्रब कापीस को नेबखा भी कहते हैं। नेबखा। देखो, अवरोधक बालू का स्तूप होते हैं किसी चट्टान, किसी वृक्ष आदि के अवरोध से बन जाते हैं। रेत पवने आती हैं, रेत अपने साथ लेके आती हैं, और रेत के जमाव से इस प्रकार का बालू का स्तूप बन जाता है। एक होता है नेबखा। नेबखा जो बालू का स्तूप होता है वो छोटी झाड़ियों के अवरोध से बनता है। दोनों अवरोधक होते हैं, लेकिन उसमें अवरोध होगा दीवार से, चट्टान से या वृक्ष से, और इसमें जो अवरोध होगा, इसमें श्रब कापीस या नेबखा में, इसमें जो अवरोध होगा वो होगा छोटी झाड़ियों से। ठीक है, तो श्रब कापीस जो है, ये नेबखा जो है, ये तो हमें संपूर्ण राजस्थान में देखने को मिलते हैं, और विशेषकर अर्ध शुष्क में देखने को मिलते हैं। संपूर्ण राजस्थान क्या, सॉरी, संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। विशेषकर अर्ध शुष्क मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। और अवरोधक जो बालू का स्तूप होते हैं, ये पर्टिकुलर जगह है अवरोधक के लिए, जैसे कि बिचून की पहाड़ी। बिचून की पहाड़ी, ये बिचून की पहाड़ी है जयपुर में। साथ ही ये अवरोधक हमें देखने को मिलते हैं पुष्कर में। बिचून की पहाड़ी में देखने को मिलते हैं, ये पुष्कर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, और ये थे हमारे राजस्थान में बालू का स्तूप जो कि थार के मरुस्थल में विस्तृत हैं। तो हमने थार के मरुस्थल का वर्गीकरण किया। थार के मरुस्थल क्या, हमने मरुस्थल का वर्गीकरण किया पहले, तो फिर उसमें हमने थार के मरुस्थल को डिवाइड किया इर्ग, रैग और हम्माद के रूप में। फिर हमने डिवाइड किया बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त के रूप में। फिर हमने कुछ जाने हमारे राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के बारे में, और अब हम बात करेंगे मरुस्थल के डिवाइडेशन के बारे में। मरुस्थल का डिवाइडेशन क्या, कौन सा करेंगे, वो पहले जो किया था वो भी डिवाइडेशन था। अब हम करेंगे मरुस्थल का प्रादेशिक विभाजन। मरुस्थल का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, और ये सिंपल है, अच्छे से इसे याद कर लीजिए, एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। मरुस्थल का प्रादेशिक विभाजन। बहुत है इतना। अब मरुस्थल के प्रादेशिक विभाजन में यहाँ पे हम करते हैं एक वर्षा रेखा। इस वर्षा रेखा को हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये हमारी लाइन रेडक्लिफ। यहाँ से एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं 25 सेमी समवर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है,
तो अब इस रेडक्लिफ से लेकर 25 सेंटीमीटर तक, इस रेडक्लिफ से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक का जो मरुस्थल है वो कहलाता है शुष्क मरुस्थल। ये कहलाता है शुष्क मरुस्थल। अब इसको शुष्क क्यों कहते हैं? कारण है यहाँ वर्षा का औसत है 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मिलती हैं कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क मरुस्थल और कंटीली झाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। इसके बाद जो 25 से 50 सेंटीमीटर है इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है ये यहाँ अर्ध शुष्क कहने का रीजन, यहाँ पे वर्षा का औसत है 20 से 40 सेंटीमीटर, वर्षा का औसत है 20 से 40 सेंटीमीटर। और इस जोन में जो कि 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जोन है, यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य यहाँ वर्षा का औसत 20 से 40 सेमी, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क मरुस्थल में हमें मिलता है कंटीले वृक्ष, कंटीले वृक्ष व स्टेपी घास, कंटीले वृक्ष व मिलती है हमें स्टेपी घास। स्टेपी घास यहाँ पे। अब स्टेपी घास क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टेपी घास होती है कि वर्षा काल में स्वतः उग आने वाली, वर्षा काल में स्वतः उगाने वाली जो घास है उसी घास को हम क्या कहते हैं? स्टेपी घास कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे तो यहाँ हम शुरू करें कंटीले वृक्ष और स्टेपी घास के बाद मरुस्थल के वर्गीकरण में जो जिले आ जाते हैं और जो उपभाग आ जाते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे जिले देख पा रहे हैं हम, जिले जो आएंगे उनमें आ जाएगा यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी चूरू, बीकानेर का पश्चिमी भाग, लूणकरसन वगैरह को छोड़ के संपूर्ण जैसलमेर और उत्तरी बाड़मेर, ये जिले यहाँ आ जाते हैं। अब ये वाला जो पश्चिमी राजस्थान है जो कि शुष्क रेतीला मैदान है, इस शुष्क रेतीले मैदान में हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस शुष्क रेतीले मैदान में हमें विशेषता देखने को मिलती है कि इर्ग यहाँ पे पाया जाता है, रैग भी यहाँ पे पाया जाता है और हमाद भी यहाँ पाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इर्ग क्या होता है, रैग क्या होता है और हमाद क्या होता है। इर्ग, रैग और हम्माद की विशेषता यहाँ देखने को मिलती है। अब इस जोन में, इस एरिया में हमें जो बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं वो विशेषकर यहाँ देखने को मिलते हैं पैराबोलिक। साथ ही यहाँ पे हमें जो अनुदैर्ध्य प्रकार के होते हैं पौनानुवर्ती, और साथ ही हमें सीफ बालू का स्तूप, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इर्ग, रैग, हम्माद के अतिरिक्त इस एरिया की जो खास विशेषता है वो खास विशेषता है यहाँ पाया जाने वाला भूगर्भिक जल क्षेत्र। भूगर्भिक जल क्षेत्र यहाँ का खास है। भूगर्भिक जल क्षेत्र जो मिलता है वो हम्माद के नीचे मिलता है और उस भूगर्भिक जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे भूगर्भिक जल क्षेत्र है लाठी सीरीज, वो यहाँ मिलता है। और लाठी सीरीज क्षेत्र में ही जैसलमेर के चांदन जो क्षेत्र है वहाँ पे चंदन नलकूप खोदा गया है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही इसी एरिया में जो कि शुष्क मरुस्थल है यहाँ पे हमें कुछ विशेष घासें भी देखने को मिलती हैं और इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में एक विशेष घास है सेवण घास। इस पर क्वेश्चन आता है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम होता है लसीयूरुस, लसीयूरुस सिंडिकुस। लसीयूरुस सिंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और लसीयूरुस सिंडिकुस जो है हमारा, ये क्या है? वास्तव में एक ऐसी घास है जो मरु प्रसार पर रोक लगाती है। ये एक ऐसी घास है जो मरु प्रसार पर रोक लगाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मरु प्रसार पर रोक लगाती है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इस क्षेत्र में अन्य जो घासें मिलती हैं इस शुष्क क्षेत्र में, उनमें अन्य घासों में धामण, करड़, अंजन, मुरात,
सिरकानिया, ये कुछ अन्य घासें यहाँ देखने को मिलती हैं। धामण, करड़, अंजन, मुराद, सिरकानिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एरिया के बाद इस एरिया पे, जो कि है 25 से 50 सेंटीमीटर तक का जोन। 25 से 50 सेंटीमीटर तक का जो जोन है, इस जोन में कुछ घास के प्रदेशों के साथ कुछ जलवायु मैदान भी आते हैं। अब अर्धशुष्क जो मरुस्थल है ना हमारा, इस अर्धशुष्क मरुस्थल की खास बात यह है कि इस अर्धशुष्क मरुस्थल में हमें कुछ ऐसे प्रदेश मिलते हैं जहां पे प्राचीन जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। प्राचीन जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अब इस प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम बांगर का नाम देते हैं। प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है, इस प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम क्या नाम देते हैं? बांगर का नाम देते हैं। प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए अर्धशुष्क जो मरुस्थल है, इस अर्धशुष्क मरुस्थल का एक नाम और भी है। अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान बांगड़ की संज्ञा भी देते हैं। राजस्थान बांगड़, एक बागड़ भी होता है। बागड़ हम कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, और ये है बांगड़, तो ये है राजस्थान बांगड़। और बांगड़ क्यों कहलाता है? बांगड़ कहलाता है क्योंकि यहाँ पे बांगर मृदा देखने को मिलती है। अब इस प्रदेश में आते कौन हैं? इस प्रदेश में एक तो आता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, वो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। घग्गर नदी के अंतर्गत आते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले प्रदेश। अब इस घग्गर नदी प्रदेश को हम नाली प्रदेश की संज्ञा भी देते हैं। ये नाली प्रदेश भी कहलाता है। घग्गर नदी प्रदेश ही क्या कहलाता है? नाली प्रदेश भी कहलाता है। अब इस घग्गर नदी के क्षेत्र में यहाँ पे जो मृदा मिलती है वो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर आगमन की वजह से काफ़ी उपजाऊ हो गई है, काफ़ी उपजाऊ हो गई है। और आज घग्गर प्रदेश हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा कपास और तिलहन भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। और आप जानते ही हैं गंगानगर को हम अन्न का कटोरा भी कहते हैं। गंगानगर को हम क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। अब नहर आगमन की वजह से जो घग्गर प्रदेश है, यहाँ पे दो समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ दो समस्याएं हैं, एक सेम की समस्या और एक है रेह की समस्या। सेम मैं बता दूं, सेम को हम सीलन बोलते हैं। सीलन, सीलन। बारिश के दिनों में दीवारों पे एक नमक आ जाता है, बारिश के दिनों में दीवारों पे नमक आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेम कहते हैं। ये ध्यान है, आपने सुना होगा। तो बारिश के दिनों में सेम आ जाती है। अब यहाँ सेम आने का क्या कारण है? यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में नीचे जिप्सम और चूना मिलता है। तो नहरों के द्वारा जो जल आता है, वो जल भूमि के द्वारा अधिक मात्रा में सोखा नहीं जाता, और इस वजह से जो जल है, वो जल जो मृदा है ऊपर फेंकती है, और यहाँ के जो स्थान है वो जलमग्न हुए पड़े हैं। कुछ विशेष हैं सेम के उदाहरण, इनमें बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में, रावतसर हनुमानगढ़ में, इसके अलावा गंगानगर में सूरतगढ़, ये ऐसे प्रदेश हैं जो सेम प्रभावित हैं। अब रेह भी सेम से ही निर्मित होता है। रेह, आप खार जानते हो ना? खार, बारिश के दिनों में दीवारों पर जब नमी आती है तो पर वो नमी जब सूखती है तो दीवारें नमक छोड़ती हैं। आपने देखा होगा कभी, जिसको हम हमारे शेखावटी में खार बोलते हैं। तो ये वो प्रदेश है जिसको हम कहते हैं रेह, है ना? ये ध्यान रखना है। तो अब ये जो रेह प्रदेश है, इस रेह प्रदेश की खास बात क्या होती है कि जब नीचे से ऊपर की ओर जब जल का रिसाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर जब जल का रिसाव होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भूमिगत लवण होते हैं वो जल में घुलकर सतह पर आ जाते हैं, और उससे नमक की परत जम जाती है ऊपरी परत पर। उसे ही हम रेह कहते हैं। इस रेह को हम खार भी कह सकते हैं, इस रेह को हम कल्लर भी कह सकते हैं। तो ये रेह और खार, कल्लर और सेम, ये हमारे घग्गर प्रदेश की खास विशेषता है। घग्गर प्रदेश के बाद यहाँ पे झुंझुनू
चूरू, तो चूरू हम शामिल करेंगे, चूरू का कुछ भाग, झुंझुनू और सीकर का कुछ भाग। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये वाले जो जोन हैं, इस जोन को हम नाम देते हैं शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी अंतः प्रवाह। और यहाँ पे नदी बहती है कांतली, विशेषकर अपनी कुछ सहायक नदियों के साथ, और विशेषकर कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पे तोरावाटी कहलाता है। सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। अब यहाँ पे भी सीकर और झुंझुनू में जहाँ कांतली नदी बहती है वहाँ तो बांगर मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन मरुप्रसार, आपने रेगिस्तान मार्च सुना होगा। रेगिस्तान मार्च का अर्थ होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो रेगिस्तान मार्च की वजह से, मरुप्रसार की वजह से हमारी जो रेत है वो रेत पूर्व की ओर आगे बढ़ती है ना। ये रेत पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और इस वजह से इस शेखावाटी क्षेत्र में वर्तमान में भूरी रेतीली मिट्टी के जमाव हो गए हैं। भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है और ये जो प्रदेश है जिसको हम शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, जो कांतली नदी का प्रदेश है तोरावाटी, ये मोटा अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है, मोटे अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बस इसकी यही खास विशेषता है। मध्यवर्ती जो भाग आ जाता है, मध्यवर्ती भाग की अगर हम बात करते हैं, ये वाला भाग, तो इस भाग को हम एक नाम देते हैं। इस भाग को हम क्या कहेंगे? इस भाग को हम कहेंगे थली प्रदेश। ये जो मध्यवर्ती भाग है ये प्रदेश कहलाता है यहाँ पे थली प्रदेश। अब थली प्रदेश इसे क्यों कहा जाता है? थली ना बोल के अगर मैं इसको थड़ी बोलूं, थड़ी क्या होता है? हमारे जो पुराने रूम हुआ करते थे जिनको हम साड़ कहते थे, साड़ क्या होते थे कि साड़ में नीचे जो दहलीज होती थी उस दहलीज को थोड़ा ऊपर उठा के बनाया हुआ होता था ताकि जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं आसानी से रूम के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, तो ये जो प्रदेश है ना, जिसमें कौन कौन आते हैं? जिसमें हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग आ जाता है, जिसमें चूरू के ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र आते हैं, जिसमें बीकानेर का लूणकरणसर आता है, और इसमें पूरा नागौरी उच्च भूमि सम्मिलित होती है। उस पूरे प्रदेश की खास बात यह है कि इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में वो सबसे ऊंचा है, पूरा ऊंचा उठा प्रदेश है, मतलब इस तरह का प्रदेश है, ऊंचा उठा हुआ। और ऊंचे उठे हुए होने की वजह से इसको क्या नाम मिल जाता है? इसको नाम मिल जाता है थली। अब इस थली की खास विशेषता है कि यहाँ की मृदा में प्राकृतिक रूप से NaCl पाया जाता है। यहाँ की मृदा में प्राकृतिक रूप से NaCl मिलता है, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण हो गया ना, ये खाने वाला नमक। तो सोडियम क्लोराइड की प्रधानता की वजह से यहाँ पे खारे पानी की झीलें मिलती हैं जो कि नमक उत्पादन करती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सांबर, डीडवाना, कुचामन, डेगाना, ठीक है, पर्वतसर, इसके अलावा फिर लूणकरणसर और चूरू में ताल छापर और पड़ीहारा झीलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यही खास बात है थली की। ओके, थली के दक्षिण में ये जो पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं, थली के दक्षिण में पूरा प्रदेश है लूनी जवाई नदी के मैदान का, लूनी जवाई नदी के मैदान का। पूरा प्रदेश लूनी जवाई नदी के मैदान का प्रदेश है। इसमें जिले आते हैं नागौर, इसमें जिला आता है हमारा जोधपुर, और जोधपुर के अतिरिक्त पाली, बाड़मेर, जालोर और सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग। सिरोही का भी कुछ भाग इसमें हम शामिल करते हैं क्योंकि जवाई की एक सहायक नदी आती है इधर से, खारी, सिरोही से, सिरोही की शेरगांव की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, तो लूनी हो गया, जवाई हो गया, खारी, तो ये जो पूरा मैदान है, जिले नागौर है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, यहाँ तक ये विस्तृत होती है। अब अगर इस मैदान की बात करते हैं तो इस मैदान का जो उत्तर पूर्वी भाग है, इस मैदान का जो उत्तर पूर्वी भाग है,
इस उत्तर पूर्वी भाग में, इतने इतने भाग में तो पाई जाती है बांगर मृदा। और ये जो दक्षिणी भाग है ये वाला, यहाँ पे जिसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है ना कि राजस्थान की वह नदी जो आधी मीठी आधी खारी कहलाती है, तो ये वही है, आधी मीठी आधी खारी। तो इसमें बाड़मेर, ठीक है, जालोर और सिरोही का जो भाग है ये दक्षिण वाला, ये है लवणीय मृदा का मैदान। और उत्तर वाला जो है ये बांगर मृदा का मैदान है। और बांगर मृदा यहाँ कौन सी पाई जाती है? लूनी में। बांगर मृदा लूनी के मैदान में देखने को मिलती है स्लेटी भूरी जलोढ़, स्लेटी भूरी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है, इस लूनी के मैदान में, उत्तर पूर्वी मैदान में। एक लास्ट बात है यहाँ पे इस मैदान की, दो लास्ट बात बताता हूँ और अच्छी हैं। लूनी और जवाई का जो मैदान है, लूनी जवाई नदी का जो मैदान है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, विशेषकर उत्पादन के लिए। कौन कौन सा उत्पादन? यहाँ पे ईसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अरंडी उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, तिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मूंग का अच्छा उत्पादन करता है ये पूरा लूनी जवाई बेसिन। और लास्ट बात है कि लूनी नदी जब जालोर पहुंचती है तो जालोर का एक स्थान आता है, स्थान का नाम है सांचोर। सांचोर, ये सांचोर में लूनी नदी बाढ़ग्रस्त एक दलदली मैदान बनाती है। और सांचोर के इस बाढ़ग्रस्त दलदली मैदान का जो नाम है, इस दलदली मैदान का नाम है रेल अथवा रेला, या इसी मैदान को एक और नाम देते हैं नेड़ अथवा नेड़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारे थार का मरुस्थल का पूरा वर्गीकरण। थार के मरुस्थल को हमने कंप्लीट जाना, मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, हमारे मरुस्थल में कितने दो भागों में डिवाइड है, ये सब चीज़ों को जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में, ठीक है, आप साथ बने रहिए। मरुस्थल की जो विशेषताएं हैं हमारे राजस्थान में, तो पहली जो खास बात है मरुस्थल की विशेषता में वो ये है कि हमारा जो राजस्थान का थार है ये अवशेष है सहारा मरुस्थल का, ये सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। एक बात याद रखना। दूसरी बात कि ये जो हमारा मरुस्थल है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है। तीसरी बात, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, जनसंख्या वाला मरुस्थल। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, जिसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। दूसरी बात, यहाँ पे जुरासिक और इयोसीन काल की, और ये दोनों जो हैं ये विशेषकर मेसोजोइक से संबंधित है, इयोसीन उससे पहले का बाद का है। तो जुरासिक और इयोसीन काल की चूना चट्टानें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो पांचवी विशेषता है कि ये टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर के अवशेषों के रूप में यहाँ हमें देखने को मिलती हैं खारे पानी की झीलें, और देखने को मिलता है आकल ग्राम काष्ठ उद्यान। ये जो काष्ठ है आकल ग्राम में जो पाई जाती है, ये काष्ठ यानी कि लकड़ी, ये सागरीय वनस्पति का अवशेष है, सागरीय वनस्पति का अवशेष है, सागरीय वनस्पति। और ये सागरीय जो वनस्पति है, ये सागरीय वनस्पति यहाँ पे मेसोजोइक काल में पाई जाती थी, मेसोजोइक काल की वनस्पति है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जुरासिक इयोसीन काल से संबंधित है, मेसोजोइक काल में ये पाई जाती थी यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि राजस्थान में यानी जो थार का मरुस्थल है इसके स्थान पर टेथिस सागर का अस्तित्व कब था? तो हमारे राजस्थान में टेथिस सागर का जो अवशेष था वो था मेसोजोइक काल में,
मेसोजोइक काल में टेथिस सागर का अस्तित्व था हमारे राजस्थान में। तो फ्रेंड्स ये कुछ विशेषताएं हमने बात करी थार के मरुस्थल पर, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, विश्व की सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये हमारे थार के मरुस्थल ही हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में एक भू आकार कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम अरावली, पूर्व मैदान और दक्षिण पूर्व पठार की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।